नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि सीयूईटी पीजी एंट्रेंस टेस्ट की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की, वो 4 जुलाई है। तो जैसे ही डेट एक्सटेंड हुई थी, उसके बाद मेरे पास कमेंट आने लगे, सर कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें? तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपन एक मास्टर प्लान स्ट्रेटजी की बात करेंगे, जिसमें अपना मेन टारगेट रहेगा कि जेएनयू, बीएचयू, एचयू, सीयू राज में अपन कैसे एडमिशन लें, कितने नंबर लाएँ कि अपना काम है वो सेफली हो जाए, यानी कि कैसा स्कोर करें कि सेफ स्कोर हो जाए, अपनी एडमिशन मिल जाए, एक सीट अपनी फिक्स हो जाए। तो मेन अपना टारगेट यही रहेगा, इन्हीं को अचीव करना अपना ये टारगेट जो फोकस है, वो इन्हीं यूनिवर्सिटी पे रहेगा, क्योंकि यही सबसे 1 नंबर पे अगर बात करें तो अपन जेएनयू में, 2 पे एचयू में, 3 पे बीएचयू में और 4 पे सीयू राजस्थान में। इनके अलावा सीयू राजस्थान में एक स्पेशल फीचर है एमएससी प्लस बीएड, जो स्टूडेंट नहीं चाहते इसको, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने नियर बाय की कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। पर मेन अपना 3 टारगेट तो ये तो यूनिवर्सिटी तो 100% है, 4 जिसको एमएससी प्लस बीएड का लेना है। तो इस पे अपन फोकस करते हुए इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले आपको जो क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बात देता हूँ आपको, तो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टडी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इज की ऑफ सक्सेस। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर, और सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही करनी है। आपको ऐसे नहीं कि ये कोर्स परचेज कर लें, वो कोर्स परचेज कर लें। इसमें जैसे सीयूईटी एग्जाम में आपको पता होगा कि पार्ट ए भी आता है, पार्ट बी भी आता है। तो आप सोच के देखेंगे कि अगर आपको एक बात बताई जाए तो ये कोई जेई का एग्जाम नहीं है, जेई का एग्जाम नहीं है, और ना ही ये यूपीएससी का एग्जाम है, ना ही इसमें कोई रॉकेट साइंस पूछी जाती है, और ना ही इसमें कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछी जाती है। इसमें सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रेजुएशन वाले पढ़ें, और आप इसके पीवाई को देख लेते हैं, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला एडमिशन लेने से। क्योंकि एटलीस्ट इन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस का एनालिसिस होना चाहिए, सिलेबस को ढंग से पढ़ना होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन करी है, तो आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं तो एटलीस्ट वही सिलेबस में है, और उन सब्जेक्ट का आपको सिलेबस पता है, टॉपिक के नाम पता है। अपन कोचिंग करने जाते हैं किसी भी चीज़ की, तो अपन बेसिक से नॉलेज लेना चाहते हैं, जबकि इसका बेसिक नॉलेज जैसे बोल सकता हूँ कि आपको 50% चीज़ें तो पता है, 50% आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको शांति से टेबल चेयर पे बैठना पड़ेगा, उसके लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या तो पूछा जा रहा है, क्या इसकी डिमांड है, क्या आपको करना है। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा रखें, और सेल्फ स्टडी को ऐसे माने कि सेल्फ स्टडी करने से आपका नंबर आएगा, 100% आएगा, भटकने से नंबर नहीं आएगा, सेल्फ स्टडी करने से आपका नंबर आएगा। तो ये तो अपने दिमाग में रखें कि शांति से बैठ के काम करना है। शांति काल में की गई मेहनत आपको युद्ध के समय काम देगी, और आपका युद्ध क्या है, सीयूईटी का एग्जाम है, तो उसमें आपको जरूर फायदा मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो जैसे आपको पता होगा कि सीयूईटी में जेएनयू, बीएचयू, एचयू ये सब का एडमिशन होने वाला है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसा भी हो, तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि अपना चैनल है, इसमें आपके मेंबर दिख रहे होंगे। और अगर आपको ग्रुप पे डिस्कस करना है तो आप तो @exponential mathematics 2531 सीख सकते हैं, और वरना आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने ग्रुप में चले जाएंगे, वहाँ पे आप अपने डाउट्स का डिस्कस भी कर सकते हैं। और जैसे कि सीयूईटी की पेपर की बात करते हैं, तो पहले सीयूसीईटी होता था, अभी इसको सीयूईटी बना दिया गया है। तो 2016 से लेके 2021 तक के पेपर आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या करा, एक पीडीएफ एक साथ ही कंबाइन कर दिया इनको, और समराइज करके इसमें डाल दी। तो आप देख सकते हैं कि सीयूईटी पीवाई के 2016 टू 2021 ये पेपर की पीडीएफ एक साथ ही मिल जाएगी आपको, तो बार बार भटकने की भी जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और अच्छा होगा अगर आप इसके प्रिंट आउट निकालें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो प्रिंट आउट करने के लिए आपको ज़्यादा फोन में चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो ये काम जरूर कर लें। तो ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसके लिए आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की और पैटर्न क्या है। तो पैटर्न आपको पता होगा, इसमें पार्ट ए आएगा, पार्ट बी आएगा, इसमें 75 क्वेश्चन होंगे, इसमें 25 होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। और आपको जैसे ए पार्ट की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत पूछा था कि सर ए पार्ट कैसे कवर करें, ए पार्ट कैसे करें, तो मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को बी पार्ट पे फोकस करना चाहिए, इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है कि हाउ टू कवर ए पार्ट और इसमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन के बीच अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो रही तो भले आप 7 ही अटेम्प्ट करो 25 में से, कोई दिक्कत नहीं है, पर 7 करेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव होंगे तो भाई वो यहाँ से पॉजिटिव है ना, इनको कम करेगा, जबकि इससे आपको प्लस में आना है ना कि माइनस में। तो इसमें हमेशा जो भी करें वो एकदम परफेक्ट आए वही करें, बाकी नहीं करने। और इसके लिए आप, मैं बोलूँगा कि आप इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, इस पार्ट को कवर करने के लिए सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि आपको क्या होना चाहिए, 25 क्वेश्चन आप पुराने पेपर के देख लो, उसमें आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो 10 क्वेश्चन 7 से लेके 15 के बीच में आप इजीली कवर कर दोगे, और इतने नंबर आपको हमेशा प्लस में ही लेने हैं। बस ये देख लो कि इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैथ्स के कैसे आते हैं, रीजनिंग जीके के कैसे आते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट को पढ़ के एफर्ट डालोगे, उतना एफर्ट अगर आप इस पार्ट में डालोगे तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। और ये पार्ट आपको कोई काम भी नहीं देने वाला, ये तो आपको अदर एग्जाम में भी काम आ जाएगा। तो ये इंग्लिश मैथ्स जीके वाला पार्ट है, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनको करना चाहिए। अपने मैथ्स के स्टूडेंट अपने के लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा जो सीएसआईआर नेट में मैंने दिया, किसी ने भी दिया, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको पढ़ के जाने की कोई जरूरत नहीं होती। आप पेपर देखेंगे तो आप ऐसे देखेंगे कि कम से कम 10 क्वेश्चन आप ऐसे इजीली सोल्व कर देंगे। बस ध्यान ये रखना, अब मैंने 10 का बोला इसका मतलब ये नहीं कि सर ने 10 का बोला 10 करना ही है।
अगर आपको 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, हो सकता है पेपर टफ हो या आपका दिमाग नहीं चल रहा उस टाइम पे, तो 7-8 कर दो, पर प्लस में होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि ऐसा नहीं कि आप 6 कर रहे हो, 2 गलत हो गए, 4 ही सही हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए आप बस सिर्फ और सिर्फ क्या देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, और सिलेबस कुछ नहीं, इसका सिलेबस तो जनरल नॉलेज लिखा हुआ है, जनरल एबिलिटी लिखा हुआ है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन है, वो सिलेबस और पेपर भी देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं 25। बाकी आपको इसके लिए अलग से पढ़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम देने से आपको नुकसान ही होने वाला है, फायदा कुछ नहीं है। तो बाकी फोकस आपको इस पार्ट पे करना है, पार्ट बी के। तो पार्ट बी का सिलेबस और पैटर्न और वेटेज कितना है उसकी बात करें, और पेपर का लेवल कैसा आएगा। सबसे एक बहुत बात आती है कि सर पेपर का लेवल कैसा आएगा, पेपर का लेवल हार्ड आएगा या इजी आएगा। तो इसकी मैं बात करूं तो देखो CU CET का जो अब तक के जो पीछे के पेपर हुए ना, वो क्या है, वो इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर आए, इजी टू मॉडरेट आए। और अपन तैयारी करेंगे कैसे, मॉडरेट टू हार्ड लेवल की तैयारी करेंगे, तो इजी वाला पार्ट अपना आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस CUET के पेपर में थोड़ी सी एक चीज़ स्पेसिफाई है कि आप इसमें किसी भी सिलेबस के पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। जो भी सिलेबस लिखा है उसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि स्किप कर दोगे तो वो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। क्योंकि आपको ऐसे तैयारी करनी है कि जो इजी वाला पार्ट है वो तो आपका कवर हो जाए, एवरेज तो आपको बनना ही बनना पड़ेगा। हार्ड क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ दो, सबके लिए हार्ड होगा, आपके लिए भी हार्ड होगा, पर ऐसा नहीं हो कि इजी सा क्वेश्चन आए, जैसे मान लो LPP में कोई क्वेश्चन कॉन्वेक्स सेट के डेफिनेशन पे ही आए, आप पढ़ के नहीं गए, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट आपको पूरा सिलेबस का टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। जैसे DVT की बात करता हूँ तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट सिलेबस है और पेपर का पैटर्न भी कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज्ड है। क्योंकि जनरलाइज बोलने का मतलब ये कि जैसे मान लो री एनालिसिस की बात करते हैं, OD की बात करते हैं, लीनियर अलजेब्रा है। अब OD में कोई स्टूडेंट ऐसे बोला सर कैसे पढ़ें, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, अगर आपने OD में ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है वो पढ़ने के बाद, या जितना भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको CF और PI निकालना आता है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आता है, आपको सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल कैसे सोल्व करना आते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कैसे सोल्व करते हैं, आपकी जो भी ग्रेजुएशन की बुक है ना, उसमें आप एक एग्जाम्पल पढ़ लो और एक टॉपिक पढ़ लो, जो भी एक एग्जाम्पल कर लो, जो टॉपिक की थोड़ी देखिए वो पढ़ लो, एक एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आप OD का पेपर देखना, हर बार 10 से लेकर 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप पूरे 5 साल में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं हो, आप मेरे को मैसेज करना कि सर आपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए इजीली। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया जो आपसे सोल्व नहीं हो। एग्जैक्ट पूछेगा कि एग्जैक्ट की कंडीशन क्या होती है, del m अपॉन del y बराबर del n अपॉन del x mdx प्लस n dy की। अब ये आपको निकालना पड़ेगा, ये तो मेहनत करनी पड़ेगी। CF कैसे निकालते हैं, PI कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो यानी मैं ऐसे बोलूँगी OD एक ऐसा सब्जेक्ट है CUET के एग्जाम में जो आपको फ्री के नंबर दे रहा है, और कोई स्टूडेंट अगर इसमें गलती करके नेगेटिव करता है तो उसकी बेवकूफ़ी है। तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को छोड़िए, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। अब मान लो आप OD की नोटबुक खोल के बैठे हैं, पहले पढ़ें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, उसके टाइप पढ़ें, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, ऐसे पढ़ें, तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। उतना नहीं करना है। सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हैं ना, उस टॉपिक को आप अपने बुक से देखो और उसका एक एग्जाम्पल करो, एक एग्जाम्पल करो। ऐसे करके आप एक दिन में पढ़ो, उसके बाद सीधे आओ कहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आता है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सेम ही स्ट्रेटेजी आप री एनालिसिस में लगाओ। पर इसमें क्या होता है कि अपन ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वैसा क्वेश्चन तो पूछा जाता है, इसमें थोड़े से और टाइप अलग हो जाते हैं। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज के अपन क्या करते हैं, वहाँ पे अपन प्रूफ बोलते हैं कि एक्शन एक सीक्वेंस है, वो एल को कन्वर्ट करेगी, तो अपन ये बोलेंगे कि मोड एक्शन माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन। तो ये स्ट्रेटजी अपन को यहाँ पे नहीं लगानी है। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, री एनालिसिस में से काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन आ जाता है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे आ जाता है, बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने कवर कर रखे हैं। री एनालिसिस की सेपरेट PDF बना रखी है, तो वहाँ से देख सकते हो आप। उसके लिए आपको नॉमिनल मिनिमल चार्ज भी देना पड़ सकता है, वो आप अपने आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वरना मैं तो बोलूँगा कि आप वो अपने ग्रेजुएशन का पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। और लीनियर अलजेब्रा का बात करते हैं तो DUT में इसका इतना वेटेज नहीं है, बट CUT इसमें इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसमें भी थोड़ा सा अलग पैटर्न रह जाता है। जैसा आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ग्रेजुएशन में तो अपन क्या करते हैं, बेसिस को प्रूफ कर देते हैं कि ये बेसिस होगी। इसमें पूछ लेता है बेसिस कौन सी होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें पूछ लेता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वो भी पूछ लेता है। तो आप वो वाला पार्ट करके अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो इसके मैं से बोलूँगा 70% क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे, 30% रहेंगे, तो उनका जुगाड़ भी अपन करेंगे। तो 70% आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पर कंडीशन क्या है कि ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा ध्यान में टॉपिक पढ़ो और फिर पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट की बात होगी। अब आगे बात करते हैं ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी प्लस फील्ड थ्योरी। इसके लिए मैंने 2 PDF डाली हुई हैं शॉर्ट नोट्स की। अगर आप वो PDF पढ़ के क्वेश्चन कर लो, भले ही तो आप पहले वो PYQ कर लो या PYQ देख के वो PDF कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको ग्रुप थ्योरी में डाउट है, वो मैंने 14 या 15 क्लासेज है आधे-आधे घंटे की, तो 7 घंटे का मटेरियल है, 7 घंटे का मटेरियल है, वो देख के आपके CUET का तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। और इसके बाद मैंने टेस्ट लिया था लास्ट टाइम, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे तो सेम टू सेम रिपीट हो गए ग्रुप थ्योरी के CUET के पेपर में। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 7 घंटे या ऐसे मान लो कि 3 दिन दे दो इसको पूरे टॉपिक को और वो PDF देख लो, तो आपका सारा काम कवर हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अब एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो ग्रुप थ्योरी में तो आपको ऐसा करना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ऐसे मान के चलो कि 6 से 7 क्वेश्चन है वो आपको सही करा के जाएगा 2 दिन की मेहनत में।
2 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 2 दिन की मेहनत काम हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हाउ टू कवर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो उसको देखें, उसमें मैंने सारे टॉपिक के नाम लिखे हैं। एक वीडियो में मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन भी करा देंगे, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करें, उस टॉपिक को देख लेंगे आप, तो पता लग जाएगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम मेहनत में ज़्यादा नंबर देने वाला है। कैलकुलस और इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस, जैसे इंटीग्रल और वेक्टर कैलकुलस की बात करता हूँ। वेक्टर कैलकुलस में गिने चुने 4 टॉपिक हैं। गिने चुने कौन कौन से टॉपिक हैं आप ये देखेंगे। वेक्टर कैलकुलस में बात करता है स्केलर फील्ड क्या होते हैं, वेक्टर फील्ड क्या होते हैं, पॉलीहेड्र सॉरी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये 3 ही चीज़ें इसमें। और एक ज़्यादा से ज़्यादा आप बात कर सकते हो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास कैसे निकालते हैं। ये 4 टॉपिक हैं, इन पे बेस्ड 3 थ्योरम है। आपने 3 थ्योरम पढ़ी होगी, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। ये 3 थ्योरम है और ये 4 टॉपिक इन्हीं पे फिक्स रहेगा। ये 3 थ्योरम में से तो थ्योरम पे क्वेश्चन तो आना 100% श्योर मान के चलो कि आप इन थ्योरम पे क्वेश्चन आएगा। और वो क्वेश्चन कैसा आएगा, आपकी ग्रेजुएशन की बुक में थ्योरम लिखी होगी, उसके बाद वहाँ पे प्रूफ कराता है, तो आप उस प्रूफ को छोड़ दो। उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल दे रखे होंगे, उन एग्जाम्पल को देखो कि कैसे सोल्व करता है। सीधे कहाँ पे आओ, PYQ पे आओ। उन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद सीधे, भले आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, कैसी भी बुक हो, आपकी हिंदी मीडियम की बुक हो, इंग्लिश मीडियम की बुक हो, लोकल यूनिवर्सिटी की हो, स्टेट यूनिवर्सिटी की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हो, कैसी भी बुक हो, उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल इन टॉपिक के जरूर दे रखे होंगे। ये थ्योरम बता के थ्योरम का प्रूफ दे रखा होगा वहाँ पे, उसके बाद एग्जाम्पल होंगे, वो एग्जाम्पल करके आप सीधा PYQ सोल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा। सेम कहानी इंटीग्रल में। इंटीग्रल में कोई ऐसा बहुत टफ नहीं पूछता। आपने इंटीग्रल में देखा होगा कि यहाँ पे क्या पूछेगा इंटीग्रल में, डबल इंटीग्रेशन पूछेगा, ट्रिपल पूछेगा। जैसे y² = 4x है और x² = 4ay है, ये वाला क्वेश्चन हर बुक में मिलता है आपको, हर बुक में। और ये CUET के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। तो क्या दिक्कत है भाई इसमें, ये अपनी ग्रेजुएशन की बुक में सोल्व पड़ा है, और ऐसे और भी क्वेश्चन सोल्व पड़े तो वो भी देख सकते हो। डबल इंटीग्रेशन का कैसे करते हैं वो भी देख सकते हैं। डिरिचलेट इंटीग्रेशन है, उसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन का दे रखा है, तो वो भी ग्रेजुएशन की बुक में दे रखा है। नए कोई जो शॉर्ट नोट्स बनाता है या कोई पढ़ाता है वो अलग से नहीं करता है, वो भी ग्रेजुएशन की वो बुक देखता है और वहाँ से देख लेता है कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आ रखे हैं, तो वही PYQ फोकस करो। यानी कि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको मेहनत कम करनी पड़ रही है और नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि लेस वर्क मोर नंबर, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, काम कम करना पड़ेगा। सेम कहानी LPP में है। अब LPP में थोड़ा क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है ना, वो 2021 वाले पेपर में जो देखा था ना, वो थोड़ा चेंज हो गया था। वरना इसमें 4-5 क्वेश्चन आते थे, वो कई बार तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन पूछ लेता, कई बार असाइनमेंट प्रॉब्लम या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे पूछ लेता था। पर इस बार थोड़े से इसने अलग पूछे थे, तो इसका जुगाड़ पानी अपन करेंगे। इसका क्या जुगाड़ पानी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ सोच रहा हूँ कि थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना दूँ 10-1 पेज के, जो भी नोट्स या कहीं से मेरे को कोई PDF को जुगाड़ होगा तो वो 10 पेज की मैं आपको दे दूंगा, वो देख लेना। और कुछ क्वेश्चंस भी मैं डाल दूंगा, 20-25 क्वेश्चन होंगे जो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको टॉपिक को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना, आपको एवरेज तो करना ही करना है, ताकि आपका इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं है। 3-4 क्वेश्चन आए तो मतलब इससे 7-8 पूछे जाएंगे, तो 3-4 तो इजी भी आएंगे ना, तो 3-4 आपके करेक्ट हो जाने चाहिए। 7-8 में अगर आपको हार्ड में टाइम लग रहा है तो वो टाइम कंज्यूम नहीं करना आपको। तो ये बात हुई किसकी, LPP की, इंटीग्रल कैलकुलस की और वेक्टर कैलकुलस की। और वॉल्यूम्स यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और सिंपल क्वेश्चन आएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स की बात करता हूँ, डबल ट्रिपल में या ऑर्डर चेंज करना इंटीग्रेशन का। अब ये तो आपने ग्रेजुएशन में पूरे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आता था पूरा, कि ऑर्डर चेंज करो, कन्वर्ट करो, कि यहाँ पे y यहाँ पे x है तो ये x y करना, आपको y x करना, तो वैसे ही क्वेश्चन पूछाएंगे। तो वो वाला करके आप PYQ पे जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि CUET का अगर पूरा एनालिसिस की बात अगर अपन करें, तो जो CUET का पेपर या CUCET का पेपर है, उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, ग्रेजुएशन प्लस PYQ आप करने जाते हैं पढ़ के, तो आप देखेंगे कि 70 से 80% क्वेश्चन आपके पहली बार में सोल्व हो जाएंगे। ऐसा पेपर आया हुआ है, और ऐसा ही आने के चांसेस है। क्योंकि आप सोच के देखो कि 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें 25 क्वेश्चन आपको अलग सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, 75 अलग अलग पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत टफ बना दे, बना ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे भी आपको देखो 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, और इतनी डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट की, आपका खुद का डोमेन स्पेसिफिक है, और 25 क्वेश्चन ये वाले पार्ट हैं। तो बच्चों का आधा घंटा इसमें लगेगा, पर आपको आधे घंटा नहीं देना, आपको 15 मिनट ही देना है इधर। बाकी सारा काम आप 100 क्वेश्चन के 100 मिनट इधर रखें। तो पर क्वेश्चन 1 मिनट में क्वेश्चन का मिल रहा है, तो कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, तो आपको मैनेज करना है टाइम मैनेजमेंट। तो लास्ट के एग्जाम टाइम से पहले आपको टाइम मैनेजमेंट का कार्यक्रम भी बता दिया जाएगा, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। पर मैं ये बोलूँगा कि ऐसा ना सोचे पेपर हार्ड आता है, ईजी आता है। वो पेपर का पैटर्न सेम ही रहता है, और हर बार हम किसी को हार्ड लगता है उसको हार्ड लगता है, जिसको ईजी लगता है उसको ईजी लगता है। तो ये बात है कि ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है वो वाला पार्ट करना है, और PYQ सोल्व करने हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम आपको देता हूँ कि PYQ के सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल अपना एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिक्स पे कुछ सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जो नहीं मिले उनके अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसको आपको क्या करना है कि जो चीज़ आपको लगता है कि यार ये तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो उसके आप पेपर सॉल्यूशन देखो, और जो की पॉइंट्स है ना, कि जो की पॉइंट्स इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैं उसमें कॉन्सेप्ट बोलूंगा, वो कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लो। कि ऐसा क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया था, वो एक बार आ चुका है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं कि 2 की पावर 2n 1 -
cos 1/2 की पावर n। इस सीक्वेंस का क्या होगा, तो इसमें अपन जो भी फंडा लगाए, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि इसको 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना था, और ऐसे क्वेश्चन एक नहीं है, ऐसे और भी क्वेश्चन है, तो उनको आप नोट डाउन करें ना कि ये चीज़ें बार बार आ रही है या तो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही एक एक छोटी छोटी नोट करके जाएंगे, तो लास्ट में आपको 2-3 पेज बनेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उनको आप 5 मिनट में रिवाइज कर दो एग्जाम जाने से पहले, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हट की चीज़ है तो वो भी कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी बोलने का मतलब यही है कि आप ऐसे पूरा सिलेबस कवर करने बैठेंगे तो इतने टाइम में पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। क्या करेंगे, आप बोलो स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कि रियल एनालिसिस जैसे सेट थ्योरी पढ़ें, उसके बाद आप काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पढ़ें, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ें, फिर सीक्वेंस सीरीज पढ़ें, फिर लिमिट कंटिन्यूटी, तो ऐसे आप में सिर्फ एक रियल ही कर पाओगे, तो रियल से नंबर नहीं आना है। पर अब आप अगर सब्जेक्ट वेटेज की बात करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अरे यार ये सब्जेक्ट तो करने चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि रियल एनालिसिस में है वो 13 के राउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमूमन 15 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लीनियर अलजेब्रा से 10 प्लस क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सब रिंग ग्रुप थ्योरी रिंग फील्ड थ्योरी की बात करें तो 7-8 क्वेश्चन आते हैं। एलपीपी से इस बार 8 है, वरना मैक्सिमम 5 मान के चलो आप। ओडी से 10-15 क्वेश्चन होते हैं जो कि करने लायक होते हैं, इसमें कोई झमेला नहीं होता, आप कर सकते हो। कैलकुलस से आप लगभग 10 के राउंड क्वेश्चन मान सकते हो। तो ये बात होगी। अब आपको क्या करना है कि ये तो क्या होगा, पैटर्न की बात होगी। अब सबसे पहले कवर कहाँ से स्टार्ट करना, आपको पढ़ना कहाँ से, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि 1 नंबर तो आप किसको पढ़ें, रियल एनालिसिस को पढ़ें। 2 पर आप किसको पढ़ें, 2 नंबर पर आप ओडी को करना चाहिए, ठीक है। 3 पे बात करते हो, 3 पे आती है अपना एलजेब्रा। अब वो आपको अच्छा लगता है तो आप लीनियर अलजेब्रा कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, ग्रुप थ्योरी भी कर सकते हैं। तो 3 पे ये कर लो या 4 पे कर लो, 3 पे ये कर लो या 4 पे कर लो। और कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको कॉम्प्लेक्स को भी कर सकता है। पर पहला काम तो रियल एनालिसिस का है, दूसरा आपका क्या है, ओडी का है। अभी आपके पास 40 प्लस दिन बचे हुए हैं, 40 दिन तक एग्जाम नहीं होने के चांसेस है, क्योंकि 4 जुलाई को लास्ट डेट है, मतलब 40 दिन मान के चलो। तो 40 दिन में आप ये सिलेबस कर सकते हैं। मैंने डीयूटी के सिलेबस में बताया भी आपको कैसे कैसे क्या कितना टाइम देना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है, थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे लगेगा, थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे लगेगा, और थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे लगेगा। इन 3 सब्जेक्ट में टाइम लगेगा, बाकी टाइम देने वाले सब्जेक्ट है नहीं। जैसे ये ओडीवाई तो फ्री के नंबर है, इसको अगर कोई स्किप करके जा रहा है सीयूटी के पेपर में तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर 5 स्टार लगा लो, ये 5 स्टार होटल की तरह है, इसमें मजा आएगा आपको, काम कम करना पड़ेगा। वहाँ तो पैसे लगते हैं, यहाँ पे पैसे भी नहीं लगेंगे आपके। तो 1 पे ये हो गया, 2 पे आप लीनियर अलजेब्रा से पहले ओडी को करिए, 3-4 पर ये कॉम्प्लेक्स। उसके बाद किसको करें आप, उसके बाद आप बात कर सकते हैं कैलकुलस वाले पार्ट की। सबसे लास्ट में आप किसके पढ़ें, एलपीपी को सबसे लास्ट दे दें, 6 नंबर पे ये पढ़ लें, 7 पे ये पढ़ लें। एलपीपी को सबसे लास्ट में रखें, कैलकुलस को ये पढ़ें। सबसे पहले रियल ओडी, उसके बाद लीनियर ग्रुप कॉम्प्लेक्स, तीनों में से कोई भी चूज कर सकता है। पर सबसे पहले रियल और ओडी तो आपके ऐसे हो जाने चाहिए कि भाई ओडी का क्वेश्चन दिखे और फट से आप निपटाओ उसको। तो ये तो क्या होगी, कहानी होगी, वेटेज इतना था इसके भी इतने क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, यही पैटर्न रहेगा। इतने से क्वेश्चन लगभग एक आधो का ऊपर नीचे हो सकता है, भाई 8 के 10 हो जाते हैं, 10 के 12 हो जाते हैं, या 6 के 5 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे लगता है, पर अमूमन पैटर्न ऐसा सा ही रहता है। तो ये तो इसका क्या था, वेटेज सब्जेक्ट का था। अब आपको सेफ स्कोर कितना करना है कि आपका जेएनयू में एडमिशन हो जाए, आपका बीएचयू में हो जाए, आपका एचयू में हो जाए, आपका सीयू राजस्थान में हो जाए। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि जेएनयू में आपको पता है कि सीटें बहुत कम है, 14 से 15 सीटें। तो ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो 75 में से ना, ऐसे मान के चलो कि 60 प्लस या 65 के राउंड नंबर प्राप्त करने वाले 15 स्टूडेंट तो हो जाएंगे। 60 प्लस 15 स्टूडेंट तो मिल ही जाएंगे आपको, इजीली मिल जाएंगे 60 प्लस। तो जो मैं बी पार्ट की बात करूँ, पार्ट ए में तो मैं से मान के चलूँगा आपके 7 से 8 नंबर आएंगे। वो सबके 1-2 हो सकता है, किसी के मान 10 आ गए, जिसके 10 प्लस नंबर आ रहे हैं ना, ऐसे मानो जिसने 25 में से 15 करे ना उधर, तो उसके ऐसे मान के चलो कि इधर 60 ही आएंगे। 60 से ऊपर जाने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 15 करने के लिए उसको 20 प्लस मिनट दिए होंगे उसने, तो उधर इसके 60 से कम ही रहेंगे। तो ये तो बैलेंस हो जाएगा। तो उधर मैं 7-8 मान के चल रहा हूँ आपके, और इधर 62-65 वाला स्टूडेंट है, इसके 65 आ रहे हो, तो इसके मान चलो कि जेएनयू में एडमिशन होने के पूरे पूरे फुल चांसेस उसके। तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे मान के चलो कि कोई 100% एक्यूरेसी नहीं आती, इतना एग्जाम नहीं होता, इजी होता है, पर वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर भी होता है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भी रहता है, और टाइम 2 घंटे ही रहता है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, और 100 प्लस क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट है। तो ऐसा मान के चलो कि 60-65 आपको अगर 15 स्टूडेंट मिल जाते हैं तो वो तो जेएनयू में आपका सेफ स्कोर है। उसके बाद 1 नंबर, जैसे मैंने प्रेफरेंस लिखे ना, वैसे आप चूज करना यूनिवर्सिटी को। 1 पे जेएनयू को, 2 पे एचयू को, 3 पे बीएचयू को, 4 पे एचयू राजस्थान को, ये लेना आपको जेएनयू में। और एचयू की बात करें तो 60 नंबर मान के चलो, क्योंकि कारण इसका क्या है कि यहाँ पे तो 15 सीट है, यहाँ पे 50 सीट है, यहाँ पे 100 प्लस सीट है, यानी कि 135 के राउंड या 143 सीट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीट है तो यहाँ पे स्टूडेंट कम होंगे। और एक ये भी ध्यान रखना, अगर किसी के मान लो 75 में से किसी के 67 है, तो दूसरा वाला 63 पे होगा या 60 पे होगा। 60 प्लस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि टॉपर के नंबर थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। पर 15 स्टूडेंट में से मान के चलो कि 60 प्लस में तो आपको मिल ही जाएंगे। और एचयू में भी ऐसा है, तो बीएचयू में एडमिशन लाने के लिए आपके 75 में से अगर आपके 55 to 60 नंबर है, तो आपके एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये सेफ स्कोर आपको करना पड़ेगा 75 में से। और सीयू राजस्थान में भी अब देखो, सीयू राजस्थान वालों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के जो अच्छे स्टूडेंट भी चले गए और अच्छे मार्क्स वाले भी चले गए, तो वहाँ पे आप
50 से 55 में भी काम चला सकते हो। प्लस ए पार्ट इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना ए पार्ट इंक्लूड नहीं है। यही मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि इतने नंबर लाएंगे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट का वेटेज मैंने बता दिया कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है वो कॉम्प्लेक्स सोच रहा है कि मैं नहीं करूँ, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि कॉम्प्लेक्स के वो 6-7 नंबर 2 या 3 दिन में पढ़ के ले सकते हैं। किसी को लीनियर अलजेब्रा अच्छा लगता है तो उसको लीनियर अलजेब्रा को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि उसके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। रियल और ओडी तो करना ही करना है। किसी को मान लो ग्रुप थ्योरी अच्छा लगता है तो उसको ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी वाला ये पार्ट ज़्यादा अच्छा कर लेना चाहिए, इसको थोड़ा सा वीक रह जाए। कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जहाँ पे आप पूरे क्वेश्चन करने की ट्राई करो, क्योंकि सीयूईटी के पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे नहीं हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे तो अपन तो 10 प्लस छोड़ रहे हैं भाई, 75 में से तो अपन तो 65 ही मैक्सिमम काउंट कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो नहीं होंगे, बाकी तो करो आप। बाकी करोगे तो फिर भी आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो मेन टारगेट जेएनयू रखना है, तो आप ऐसा हो सकता है कि 10 क्वेश्चन की रिस्क ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो 60 टू 65 अटेम्प्ट करना है। 60 प्लस में आपको एचयू मिलने के पूरे चांस, 55 से 60 ये तो आपको क्या है कि सेफ स्कोर है। इसमें आपको ऐसा होता है कि बीएचयू एचयू में से एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। तो इतना तो आपका स्कोर आना ही चाहिए भाई। इससे कम जा रहे हो तो फिर आप बाद में पूछोगे कि सर मेरा एडमिशन हो सकता है क्या फर्स्ट। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैक्सिमम चांसेस है इसमें एडमिशन हो जाएगा। इससे कम रहते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इससे कम में नहीं होगा, इससे कम में भी हो जाएगा। क्या पता पेपर का लेवल कैसा था उस पर भी डिपेंड कर रहा है, और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो इतने क्वेश्चंस करने, और दूसरी बात, अब आपके कितने नंबर आएंगे, कितनी कट ऑफ रहेगी, कैसा, वो सब बाद की बातें। अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए, अभी आपको फोकस करना है कि मेरे कैसे भी करके 65 क्वेश्चन मेरे को सही करने 75 में से। ये टारगेट आपको रख के चलना है। इसके लिए आपको पूरा एफर्ट लगाना है कि मुझे 65 करना है और मुझे तो जेएनयू में ही जाना है, भले किसी को कितने ही आए कोई फर्क नहीं पड़ना। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि टेबल चेयर लो और जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसको देखो और पीवाईक्यू करो। उसी से आपको आइडिया लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये मेरी बुक से ही क्वेश्चन आ रहा है। आप तो ऐसे बोलोगे सर बुक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा कोई अलग चौड़ा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। और कोई कोर्स वोर्स परचेज करते हो तो आपको क्या रहता है, दिमाग में रहता है कि वो जो कराया वही सफिशियंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो कराया वही सफिशियंट है। आप खुद से जो करेंगे ना, सेल्फ करेंगे, वो सफिशियंट है। वो कराओ, आपको याद रहेगा, आपके दिमाग में छपेगा। तो शांति से बैठे ये काम करें। तो ये मैंने बता दिया आपको कितने स्कोर हो तब आप जेएनयू बीएचयू एचयू में एडमिशन ले सकते हैं। और पेपर का जो वेटेज है वो भी बता दिया किसका कितना है, सारी बातें हो गई। और इस एग्जाम को ऐसे हल्के में भी नहीं लेना कि बहुत ईजी आता है मैं तो हवा में ही कर दूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। शांति से बैठ के सोल्व करें। और जो भी ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी हेल्प चाहिए, आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने करा रखे वो देखना चाहें, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको। और जो आपकी सेल्फ स्टडी में उसमें थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा कि आपको मजा आएगा कि हाँ अरे ये तो हमने पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने जो यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स, उसके ज्वाइन बटन में जाके भी वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। जैसे ग्रुप थ्योरी के शॉर्ट वीडियो भी हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस तो यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, वो डीयूटी में उसमें मिल जाएगा। रे एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवर हो रखे हैं। ओडी पीडी के पीडी इसके सिलेबस में नहीं है, ये डीयूटी के लिए है। और ओडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ करा दिए, कुछ और भी हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स में आपको पूरा करवा दूंगा कि कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, वो पूरा आपको मिल जाएगा। तो अगर ये सब देना चाहते हो तो इसके लिए आप सिंपली क्या करो, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करो। और यहाँ पे आपको ये ज्वाइन बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद इस पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ज्वाइन करने का प्रोसेस है वो एक सेपरेट वीडियो मैंने बता रखा है। और 59 रुपये का चार्ज है, कोई बहुत लंबा चौड़ा चार्ज नहीं है। इस 59 में कोई धन्ना सेट नहीं बनने वाला हूँ। पर बस बात ऐसी है कि अगर ये रहेगा तो मैं थोड़ा आपके लिए मोटिवेटेड रहूँगा, रेगुलर काम करता रहूँगा। क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है कि आपका सपोर्ट रहेगा तभी मेरी सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्ज होगी, तभी वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 40% इसका कट जाता है, तो 24 रुपये तो इसमें से कट ही जाते हैं। 34 से 35 रुपये पर पर्सन मिलते हैं। तो वो आप पे चॉइस है, ऐसे फोर्स नहीं कि आप ज्वाइन करेंगे तभी काम होगा। मैंने आपको बता दिया कि बिना कुछ करे ही आप ग्रेजुएशन वाला पढ़ के पीवाईक्यू करेंगे, तभी इसको सबसे लास्ट में रखा है। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो करें और अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो या स्ट्रेटजी हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, मन में कोई भी शंका हो, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।